परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा या नहीं। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। हर खुशी से, हर गम से। हम्म, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। यार सिस्टम एक्चुअली चल नहीं रहा है। सिस्टम चल नहीं रहा है, कैसे कैसे जुगाड़ बिठाया मैंने यहाँ पर। सब इसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, ये किया वो किया। Sorry। ऑडियो वीडियो से एकदम परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तो क्वालिटी भी कम नहीं करते, जूम में आपका ज्यादा नेट भी नहीं जाता वैसे। और यहाँ पर ऑडियो वीडियो सही है। तो क्या किसी साउंड नहीं है, जिनको साउंड नहीं आ रहा है तो आपके इसमें जब आप ज्वाइन होते हो ना तो आपको एक ऑप्शन देता है। मीटिंग नहीं है भाई, अभी लॉ का लेक्चर है। मीटिंग नहीं है, लॉ का लेक्चर है, लॉ का। बस मैं लिंक बांट रहा हूँ, एक ही मिनट। लिंक बांटने में तो रात हो जाती है कि नहीं। कभी कभी मेरे दिल ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि इसमें नेट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। और एक मिनट आप मुझे और दीजिए। हाँ जी, इसका रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएगा। मुझे एक मिनट दीजिए, इसका जो है ना पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। मोबाइल पे लेके इधर करना पड़ेगा। कि जैसे तुझको बनाया गया है। जूम पर लेक्चर रखने की वजह ऐसी है कि सिस्टम जो है चल नहीं रहा था और मैं नहीं चाहता कि भाई आपका लेक्चर कैंसिल हो। तो इसलिए मैंने बोला कि लैपटॉप से ट्राई करते हैं, अगर जूम से ही करते हैं तो हो गया इस पे। आशीष भाई क्या कह रहे हैं, काफी स्किल्स है आपके पास, नोरा भाभी फ्लैट हो जाएगी। हो गई है भाई, कौन सी दुनिया में रह रहे हो। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर आपको अब ऑडिबल है, विजिबल है, सब परफेक्ट है। और आपकी इजाजत तो करें हम स्टार्ट यहाँ पर। चलिए guys, तो आज से अपने को ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर कंपनीज एक्ट।
है ना। हमको जो यहाँ पर क्या करना है, आज से एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज योर कंपनीज एक्ट, है ना। अभी लैपटॉप से आवाज जा रही है, डायरेक्टली माइक वगैरह नहीं है ना, तो अभी लैपटॉप को ऐसे उठा के रखना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठीक है, आई थिंक ठीक होगी आवाज, आई थिंक कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। चलिए, है ना, सुनिए। ओके भाई, देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जो कंपनीज एक्ट का जो ये चैप्टर है, ये भी समझो कि 9 नंबर का, 12 नंबर का कई बार आ जाता है ना, इतना वेटेज ही रखता है, 12 से 15 नंबर का आप समझ के चलो। कंपनीज एक्ट, है ना, कंपनीज एक्ट जो है लगभग लगभग 12 नंबर का आप जो है पकड़ के चल सकते हैं। अब इसमें पहले तो आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, एंड कंपनी क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, ये आपने एलएलपी के साथ पढ़ाई है, करेक्ट है ना। सुनिए, तो आपने बेसिक बेसिक बातें पढ़ के रखी है कि भाई 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक आपका था पार्टनरशिप फर्म, है ना, एक आपका था यहाँ पर क्या, पार्टनरशिप फर्म। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बहुत ही दिक्कतें थी, बहुत ही समस्याएं थी। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स थे, उन बेचारों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब भाई घर बार बिक जाता है ना, कपड़े लगते सब बिक जाएंगे। तो भाई यहाँ पर आपकी क्या थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसको कवर अप करने के लिए हमने क्या किया था, है ना, इसको कवर अप करने के लिए हमने लाया था यहाँ पर एलएलपी, दैट वाज योर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भले लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप अपने बिजनेस को इतना स्केल नहीं कर पाते हो, है ना, आप जो है अपने बिजनेस को इतना स्केल नहीं कर पाते हो जितना जो है आप चाहते हो। तो वो आपका कंपनीज में पॉसिबल होता है, क्योंकि कंपनीज को संभालने के लिए एक अलग से पूरा कानून बनाया गया है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट। कंपनीज के लिए एक अलग सा कानून बनाया गया है जिसका नाम है क्या, है ना, कंपनीज एक्ट। परफेक्ट है। और कंपनी देखो अलग अलग टाइप की होती है, कुछ कुछ आपको आइडिया पता ही है ना, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, जिसमें पब्लिक कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी टाइप की होती है, जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप रख सकते हो, कितना भी पैसा आप मार्केट से उठा सकते हो। तो ऐसे कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको पता है कि नहीं, बताइए फटाक से। अभी तक बच्चे इसी में घूमे, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे क्लास। अबे आम खाओ ना, गुठली को गिन रहे हो, एक तो लेट आते हैं, है ना, एक तो लेट आते हैं, है ना, फिर बताया तो फिर है ना सुनते भी नहीं है। चलिए, है ना, सिस्टम समस्या दे रहा था, तो मैंने चाहा कि भाई यहाँ पर जो है ना, जूम पे ले ली जाए क्लास, लेकिन क्लास होनी चाहिए, है कि नहीं। ओके, डन, परफेक्ट। करो क्या, मैं स्टार्ट, है ना। आप अपने कैमरे वैमरे ऑन कर सकते हो चाहे तो, है ना, तो मैं भी कुछ कुछ चेहरे बहुत दिनों के बाद देखूंगा या पहली पहली बार देखूंगा, है ना, जो सज धज के बैठे हैं थोड़ा, है ना, जो मुंह दिखाने लायक है ना, वो अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, तो क्या थोड़ा सा लाइव वाला भी फील आ जाएगा, है कि नहीं। यस, वैभवी जी बैठी हैं यहाँ पर कैमरा ऑन करके, मधुर भाई है ना, वेरी गुड। वैभवी के तो भाई एकदम कैमरा क्वालिटी तो एकदम जबरदस्त आ रही है। क्या लेके बैठे हो वैभवी आप, है ना, मोबाइल है या वेबकैम है। ये सांझी रिकॉर्डिंग ऑन की है ना, देख लेता हूँ कहाँ है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है वैसे, कैसे चल रही है रिकॉर्डिंग, चल रही है, चिंता मत करो। ओके, सेल्फी कैमरा खराब है हर्ष कह रहे हैं, हाँ ठीक है, बहाने मत दो, हाँ, सेल्फी कैमरा खराब है बोले, दिन भर सेल्फियां खींचते हैं मोबाइल से। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। चले भाई, है ना, तो फोकस करेगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले भी कंपनीज एक्ट का आपको पहले तो बेसिक इंट्रो आपको दिया गया है। मेन मुद्दा जो आपके यहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है वैसे कंपनी मीनिंग एंड उसके फीचर्स। फिर भी एक बार के लिए यहाँ पर मैं आपको ऊपर ऊपर वाला जो मुद्दा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट को बता ही देता हूँ। तो अभी जो हम पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट जो पढ़ते हैं, वो कौन सा वाला पढ़ते हैं भाई, 2013 वाला, है ना। कंपनीज एक्ट जो हम पढ़ते हैं वो 2013 वाला पढ़ते हैं, उसके पहले पढ़ते थे हम कंपनीज एक्ट 1956। So this was enacted to consolidate and amend the law relating to the companies. The Companies Act 13 was passed preceded by the Companies Act 1956. तो पहले था आपका कंपनीज एक्ट 1956 और फिर आया आपका कंपनीज एक्ट 2013, जो लेटेस्ट वाला आपको यहाँ पर याद रखना है। इतने ही लोग देखो तैयार होकर बैठते हैं, है ना। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर सात्विका अनुभव, है ना, अंश अंश तो अभी भी भाई बाल जमा रहे हैं, हाँ, दीक्षिता जो है ना, अरे हाँ हाँ, अभिषेक उपन्नी जैसा लग रहा है अंश, सच्ची हाँ। है ना, शिवी है, अंकिता है, दीक्षिता है, ऋतुजा है ना, अर्नब है। मधुर तो पहले ही पीछे ब्लर करके बैठा है, किसको छुपा रहा है मधुर, है ना, क्षितिज भाई है। चल वेरी गुड, है ना, हर्ष टीका भी लगा के बैठा है। क्या हो रहा है, अर्पिता कह रही मेरा कैमरा चिड़िया ले गई, है ना, भालू ले गया, भालू, विपुल गोयल। चलो सुनो, है ना, यहाँ पर आपको दिया गया था भाई कंपनीज एक्ट कौन सा है आपका भी 2013। Now, due to changes in national international economic environment and to facilitate expansion and growth of economy, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर जो है 1956 में चेंजेस लाएंगे। तो हमने कंपनीज एक्ट 2013 लाया, और इसमें टोटल कितने सेक्शंस लाए, 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स। तो ये हाईलाइट करना है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एग्जाम में ये सब लिखना नहीं होता है। प्रगति क्या करिए, और मेरी शक्ल खराब है, वो तो मुझे पता था प्रगति, इसलिए मैंने आपको बोला ही नहीं, कुछ पहले ही नहीं बोला,
है ना, ऐसे तो हम फोर्स करते ही नहीं है। चलो सुनो, तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि आपके यहाँ पर 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल्स है, 7 शेड्यूल्स। देन एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। मतलब देखो, जब भी कोई कानून लिखा जाता है ना, तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली जो है ना सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने है ना देखा होगा कि भाई है ना गीता होती है या कुरान है या फिर आपका जो है ना यहाँ पर बाइबल है, तो सब में कैसे होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना गीता में समझो अध्याय है ना, पहला अध्याय, फिर उसके अंदर अलग 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 जो है वो आपको पैराग्राफ होते हैं, है ना। सेम तरीके से जब भी कोई कानून लिखा जाता है तो कानून चैप्टर्स में लिखा जाता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है उसमें समझो 20 सेक्शन है, चैप्टर नंबर 2 है उसमें समझो 30 सेक्शन है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका बनता है। तो कंपनीज एक्ट में आपके पास जो यहाँ पर 29 चैप्टर्स, परफेक्ट। कंपनीज एक्ट में जो है आपके पास 29 चैप्टर्स हैं, उसमें 470 सेक्शन है एंड 7 शेड्यूल है। शेड्यूल क्या होते हैं, ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, जब हम ये देख रहे थे ना कि भाई हमको जब लॉ बनाना होता है तो लॉ कौन बनाता है, पावर वगैरह कहाँ से मिलते हैं, है ना, पावर वगैरह अपने को कहाँ से मिलता है। तो ये अपन ने पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग में, शेड्यूल 7 वगैरह कुछ तो था, याद है ना, याद छे क्या एकदम, है ना। अंश क्या कह रहा है, मैं मास्क पहन लेता हूँ, नहीं तो कोविड हो जाएगा। कोई इतने आपके करीब नहीं आएगा, चिंता मत करो, है ना, कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है आप में, है ना। शेड्यूल इज लिस्ट, करेक्ट, है ना। शेड्यूल एक तरह की एक्स्ट्रा सी लिस्ट होती है ना, जो लास्ट में आपको दी जाती है जनरली। उसमें कुछ प्रोसीजरल पार्ट अलग से होगा या लंबी चौड़ी लिस्ट वगैरह देनी होगी, तो वो शेड्यूल में दी जाती है। ओके, देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास 7 शेड्यूल्स हैं। अब कंपनीज एक्ट के साथ ना कंपनी के रूल्स भी हैं। तो बेसिकली देखो क्या होता है, जब भी हम कोई कानून पढ़ते हैं ना, तो कानून अकेला नहीं होता है। जैसे सपोज आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, है ना, इंटर में जब आप आओगे तो मैं आपको टैक्स पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपका रहेगा, है ना, यहाँ पर आपका आएगा, है ना, इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन एक्ट को सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स के ना रूल्स भी होते हैं। ओके, एक तो इनकम टैक्स एक्ट होता है। अब एक्ट में तो मतलब मेन लॉ होगा, प्रोविजन होगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ रूल्स भी होंगे। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल बताता हूँ, तो हमने कहा कि अगर, है ना, हमने कहा कि अगर अंश के कारण किसी को कोविड हो गया, तो उसके ऊपर पेनल्टीज आएगी, है ना। हमने कहा कि अंश के कारण अगर किसी को कोविड हो गया तो उसके ऊपर जो यहाँ पर पेनल्टीज आएगी। अब पेनल्टीज कितनी आएंगी, तो हो सकता है कि पेनल्टी का अमाउंट वो रूल्स में दिया हो। ओके, या फिर हमने कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अंकिता है, अंकिता ने किसी के साथ फ्रॉड किया, तो हम अंकिता को जेल में डालेंगे। पर जेल में कितने साल के लिए डालेंगे, एज पर दी गिवन रूल्स, मतलब रूल्स में जो दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से हम उसको जेल में डालेंगे। परफेक्ट है। तो कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें या प्रोसीजर पार्ट जो रहता है वो आपका रूल्स में भी लिखा रहता है। तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अकेला नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट तो है ही, उसके साथ इनकम टैक्स के रूल्स भी हैं। ओके, फिर उसके साथ, है ना, अलग अलग टाइप के और भी डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे देखो नोटिफिकेशन होते हैं, सरकार ना अलग अलग नोटिफिकेशन निकालती है, सर्कुलर निकालती है ना, क्लैरिफिकेशंस निकालती है। मतलब ये सब क्या होते हैं, तो बीच बीच में बीच बीच में अगर कोई लॉ क्लियर नहीं है तो उसका मीनिंग समझाने के लिए हम क्लैरिफिकेशन लाते हैं। अगर कोई डेट्स, अभी सुनते जाओ, माना ये आपको ऐसे एग्जाम के लिए काम का नहीं है, सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ताकि आपको आगे चीजें समझ में आए कि लिखा क्या है। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि भाई क्लैरिफिकेशन मतलब क्लैरिफाई करना, जो भी प्रोविजन दिया है अगर उसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। देन नेक्स्ट आपको दिया गया यहाँ पर सर्कुलर। सर्कुलर मतलब कोई डेट आगे बढ़ानी हो, है ना। जैसे हमने कहा कि भाई अगर आपको सीए इंटर में एडमिशन लेना है, तो डेट जो भी आपको 5-7 नवंबर देके रखिए, है ना, वहां तक आपको जो है डिस्काउंट वगैरह यहाँ पर मिलेगा। और हमने बोला कि नहीं, है ना, समझो फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि भाई 11 तारीख तक डेट करनी है, तो जो डेट्स अगर आगे पीछे होती है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है सर्कुलर। ओके, सिमिलरली कोई न्यू सेक्शन यहाँ पर लाना हो, कोई ओल्ड सेक्शन यहाँ से हटाना हो, है ना, या फिर कुछ अमेंडमेंट लाने हो। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट म्हणजे चेंज, है ना। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि भाई लॉ में अगर कुछ चेंज लाना हो, तो ये कहाँ से आता है, ये आता है नोटिफिकेशन से। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं नोटिफिकेशन। क्लियर है। तो लॉ जब पढ़ा जाता है ना, तो लॉ में सिर्फ एक्ट नहीं होता है, एक्ट के साथ बहुत सारी अलग अलग चीजें जुड़ जाती है। जैसे, है ना, इनकम टैक्स के रूल्स है, फिर आपके नोटिफिकेशन हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे, है ना, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हो जाएंगे। सिमिलरली अपने पास जुडिशियल डिसीजंस भी होते हैं। मतलब ये मोर और लेस हर लॉ के लिए सेम ही चलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट, वैसे ही आपका जो कंपनीज एक्ट है उसमें भी सेम चलेगा।
कंपनीज एक्ट के यहाँ पर जो प्रोविजन रहेंगे, फिर उसके रूल्स रहेंगे, फिर उसमें नोटिफिकेशन आएंगे, और सिमिलरली अपने को यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस का मतलब क्या होगा बताइए, है ना? जुडिशियल डिसीजंस का मतलब क्या होगा बताइए? हाँ, जुडिशियल डिसीजंस का मतलब क्या होगा बताइए? मतलब कोर्ट के डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस मतलब आपके कोर्ट के डिसीजंस, करेक्ट है? तो कोर्ट के डिसीजंस बोले तो, है ना, ये हाई कोर्ट कुछ डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन देगा, तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये आपके आते हैं किसमें? जुडिशियल डिसीजंस में, ठीक है? तो अगर लॉ में कुछ लिखा हुआ है जिसको लेकर झगड़ा हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर सरकार ने, है ना, फार्म बिल लाया था, फार्मर्स के लिए जो है नया लॉ लाया था, लेकिन फार्मर्स ने इतना प्रोटेस्ट किया, इतना प्रोटेस्ट किया कि सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ऐसे हो सकता है कि किसी भी लॉ में क्लैरिटी नहीं है, या फिर वहां पर लेके कोई झगड़ा हो रहा है, कोई लफड़ा हो रहा है, तो आप अपने मुद्दे को लेकर कोर्ट में तो जाओगे। सरकार ने कानून लाया, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो कहाँ जाओगे? मेरे पास थोड़ी आओगे। कहाँ पर जाओगे? कोर्ट में जाओगे। तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ता है? जुडिशियल डिसीजंस भी पढ़ने पड़ते हैं। सही है, परफेक्ट है। तो आपका जो यहाँ पर एक्ट बनता है या जो भी आपका कानून बनता है वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। डन, है ना? अनुभव भाई नोटबुक लेके बैठे हैं कि नहीं? है ना, लेके बैठा है क्या? अच्छा, मेरे को लगा अनुभव ऐसे ही बैठा है, बढ़िया टीवी देख रहा है, ऐसे बैठा था, है ना, ध्यान से सुन रहा है। वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक सब्सटेंशियल पार्ट जो इस एक्ट का है वो है कंपनीज के रूल्स। सो द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू प्रोवाइड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई regulations, strengthen the interest of minority investors, and for the first time legislate the role of whistleblowers and provisions relating to class action suit. Thus this enactment, thus this enactment seeks to make our corporate regulations more contemporary. है ना, मतलब देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो कंपनीज एक्ट ने फोकस की है। अब ये वैसे आपको डिटेल में है ना, वैसे आपको डिटेल में है ना, यस। अब इसमें सुनिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है आपको बताइएगा, आगे सब डिटेल में आएगा बहुत, जस्ट आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू, एक ब्रीफ दिया है। व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? पुरुषोत्तम एप्लीकेशन पर नहीं है, एप्लीकेशन पर नहीं है, हाँ, लेकिन आपके डाउट सॉल्विंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप अलग होता है, चिंता मत करो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसको पता है? अच्छा, गवर्न करने का मतलब क्या होता है? गवर्न करने का मतलब क्या होता है बताइए? है ना, लॉ फॉर कंपनी, है ना, कंट्रोल, शासन, शासन, है ना, शासन, कंट्रोल, डायरेक्टली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। नहीं, गवर्न, है ना, गवर्नेंस का मतलब होता है, गवर्नेंस का मतलब होता है संभालना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ठीक है? गवर्नेंस का मतलब होता है यहाँ पर क्या करना? सुपरवाइज करना, संभालना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कंपनीज को संभालना। हम कभी भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत तगड़ा हो, है कि नहीं? अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी खोली, और उस कंपनी में आपने पैसा डाला, और मैंने उस कंपनी में फ्रॉड कर दिया। आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कंपनी में मैंने कुछ तो फ्रॉड कर दिया। अभी उसके बाद मैंने एक और कंपनी खोली, और मैंने आपको कहा कि मेरी इस नई कंपनी में आप जो है पैसे डालो, है ना, मैंने आपसे कहा कि मेरी इस जो है नई कंपनी में आप पैसे डालो। तो क्या आप मेरी दूसरी कंपनी में पैसा डालना पसंद करोगे? है ना, अगर आपकी जो है खून पसीने की कमाई है, तो आप क्या सोच रहे हो, यार ये तो फ्रॉड इंसान है, तो उसको नियत ही सही नहीं है ना, तो क्यों हम इसकी दूसरी कंपनी में पैसा डालें? है ना, नको ना, सही बात है ना अबरार? है ना, तो हम क्यों इसकी दूसरी इसमें पैसा डालें? तो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे बताओ कि मुकेश अंबानी को आप सालों से देख रहे हो, मुकेश अंबानी ने एक और कंपनी खोली, तो आप तुरंत उसमें आग बंद करके पैसा डालोगे कि नहीं? या रतन टाटा ने एक और कंपनी खोली, तो आप उसमें आग बंद करके पैसा डालोगे कि नहीं? यस, क्योंकि वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है। कॉर्पोरेट यहाँ पर मतलब होता है कंपनी, तो कंपनी का गवर्नेंस, कंपनी का सुपरविजन, कंपनी का देखरेख अच्छा होना चाहिए, इस पर कंपनी एक्ट फोकस करता है, ठीक है? परफेक्ट। सिमिलरली, मैंने यहाँ पर रेगुलेशंस, इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, माइनॉरिटी इन्वेस्टर मतलब आपके जैसे और मेरे जैसे, है ना। सपोज हम रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं, तो रिलायंस का एक शेयर 2,500 रुपए का है, 2,500 का, तो हम कितने ही खरीद लेंगे स्टार्टिंग में? है ना, 2, 4, 5, 10 मैक्सिमम इतने ही खरीदेंगे। तो हम क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है? देन यहाँ पर विसल ब्लोअर, ना व्हाट डू यू मीन बाय विसल ब्लोअर, पता है किसी को? ना व्हाट डू यू मीन बाय विसल ब्लोअर, सुना है किसी ने पहले? है ना, सीटी बजाने वाला सुना है किसी ने पहले?
चुगलखोर, यस वेरी गुड, है ना, थोड़ा जो है हिंट तो दे ही दिए, है ना। विसल ब्लोअर बोले तो कंपनी का राज खोलने वाला, यस वेरी गुड। अभी हो सकता है कि भाई मेरे सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा है ना, पॉसिबल है कि मेरे सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा है और मेरा जो एम्प्लॉय है वो दुनिया में जाके बता रहा है कि भाई हमारे सर तो ऐसे हैं, है ना, और काम पे ध्यान नहीं देते हैं, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है ना, वो जो है हमारे एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वो एज अ विसल ब्लोअर काम कर रहा है। मतलब कंपनी की अंदर की बातें जो बाहर लेके आते हैं उसको हम कहते हैं विसल ब्लोअर। तो कंपनीज एक्ट में अरुण कह रहे हैं मेल या फीमेल से, है ना, मेरी शादी मैं कर नहीं रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा ना कि मेल से भी हो सकता है। सोचना आपका गलत नहीं है, सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो मुद्दा ये है ना, कंपनी का जासूस, यस है ना। तो यहाँ पर देखिए मेन मुद्दा कुछ ऐसा है कि विसल ब्लोअर मतलब जो कंपनी के अंदर की बातें जो है बाहर से लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन पहली पहली बार है ना, कंपनीज एक्ट में पहले ये नहीं था। कंपनीज एक्ट में पहली पहली बार ऐसा क्लियर कट लिखा गया है कि अगर कोई विसल ब्लोअर है तो उसको अपन प्रोटेक्शन देंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने मेरी बातें अगर ओपन कर दी तो भाई मैं तो उसको टॉर्चर करूंगा, है ना, मैं उसको जो है कम पैसा दूंगा, सैलरी नहीं दूंगा, या फिर उसको जो है उसके घर वालों को परेशान करूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिदम कह रहा है आई सपोर्ट यू। ये रिदम सही नहीं लग रहा है मुझे, रिदम मुझे अब सही नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा नजर रखना है इसका, इससे ज्यादा बातें कर रही है। तो सुनो, तो हमने क्या बोला कि पहली बार ये क्या करें, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो भी आपको आगे मिलेगा, है ना। एंड रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट, क्लास एक्शन सूट मतलब एक कैटेगरी के लोग एक साथ जाके जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना, केस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। जैसे डिवेंचर होल्डर्स, सारे डिवेंचर होल्डर्स एक साथ केस कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक साथ केस कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एक साथ केस कर सकते हैं। तो ये होता है आपके क्लास एक्शन सूट, है ना। एक आपका देखो सीरीज है सूट्स नाम की, मतलब सूट्स नाम की एक सीरीज है, हार्वी स्पेक्टर वगैरह वगैरह, है ना, माइक्रोस हार्वी स्पेक्टर, देखा आपने किसी ने। इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहा हो तो भी दिक्कत है ना भाई, इनसाइडर ट्रेडिंग तो ऐसे जुर्म है ही इंडिया में। रिदम कोई लफड़ा करेगा, पॉसिबल है। देखते हो क्या आप कैसे सीरीज सीजन को देखते हो क्या, सूट्स वगैरह, नहीं किसी नहीं देखा है, एक ने भी नहीं देखा। हद मचाते हो यार, मतलब किया है क्या आपने, मतलब 12वीं तक स्कूल में तो इतनी पढ़ाई थी नहीं, कोविड में 2 साल मिल गए, सिर्फ घर वालों ने काम कराया क्या। अर्पिता के रिदम एंड सौमिल सर आई सपोर्ट यू। क्या बोल रहे हैं, मनी हाइस्ट देखा है, अरे बहुत प्यारी सीरीज है, मेरा तो दिल आ गया सच्ची बता रहा हूँ। वेब सीरीज हॉलीवुड, यस, पहली बार सुना है, फुर्सत में देखना बहुत मजा आएगा आपको। चलिए, कर सकते हैं आशी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ऑल ऑफ अस आर इनोसेंट, तो मैं ऐसा कुछ सीरीज का नाम बता भी नहीं रहा हूँ आपको, है ना, कि हम इनोसेंट इनोसेंट बोल रहे हैं। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर अब आपको दिया गया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट किस किस पर आता है, किस किस पर नहीं आता है, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो एप्लीकेबिलिटी को अगेन अपन जो है थोड़ा सा होल्ड पे रख लेते हैं, है ना, इसको जो अपन थोड़ा सा अगेन थोड़ा होल्ड पे रख लेते हैं, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है अभी पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। अपन थोड़ा सा मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कंपनी मीनिंग एंड इट्स फीचर्स। हाँ जी, सीरीज की बात कर रहा हूँ, देखा है सूट्स, देख के मन करता है लॉयर ही बन जाए। वेरी गुड फॉर, अच्छा हुआ ऐसी चीजें देख के जो लॉयर बनने का मन करता है आपको। सुनो, है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है ना, कंपनी मीनिंग एंड इट्स फीचर्स। सो मीनिंग आपको दिया गया अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, है ना, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल। तो ये सब क्या फिरंगी लोग हैं, इनकी इनकी हमने डेफिनेशन यहाँ पर छाप के रखी है। अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, एग्जिस्टिंग ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ। तो आप और मैं तो नेचुरल पर्सन है ना, आप और मैं तो क्या नेचुरल पर्सन है, लेकिन कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। मुझे बताओ कि टाटा मोटर्स को आप छू सकते हो क्या, टाटा मोटर्स को आप छू सकते हो क्या, टाटा मोटर्स से हाथ मिला सकते हो क्या, नहीं। रतन टाटा से हाथ मिला सकते हो, यस। टाटा मोटर्स से हाथ मिला सकते हो, नहीं। आप बोलोगे टाटा मोटर्स के साथ लंच पे जाना है, डिनर पे जाना है, डेट पे जाना है ना, इतनी बड़ी कंपनी है सेट कर देगी हमको, नहीं, ये सब नहीं होगा। तो ये क्या है, ये आपकी एक, है ना, एक आर्टिफिशियल बीइंग है, आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, है ना। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो लॉ आपको बताता है कि भाई अगर कंपनी बनानी है तो नाम वाम सोचो, है ना, आरओसी को एप्लीकेशन दो, फिर वो सब डिसाइड करेगा, फिर आपको सर्टिफिकेट देगा, और वो सर्टिफिकेट देगा मतलब आपकी कंपनी बन चुकी होगी। करेक्ट है। तो ये आर्टिफिशियल बीइंग है, इनविजिबल है, दिखती नहीं है ना, कंपनी नहीं दिखती है, नाम वगैरह दिखता है ना, इंटेंजिबल है, एंड सिर्फ कानून की नजरों में ये होती है। बीइंग अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, मियर का मतलब होता है सिर्फ,
है ना, मियर का मतलब होता है सिर्फ। तो ये क्या है, दिस अ मियर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट possess only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as accidental to its very existence। तो इस कंपनी में सिर्फ वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसका चार्टर बताता है। चार्टर मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में एक जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा कि जब हम कंपनी बनाते हैं तो वहां पर दो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम और एक होता है आर्टिकल्स। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बताते हैं कि कंपनी क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्या है ना इसका जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, लोकेशन क्या रहेगा, है ना, इंटरनल मैटर्स कैसे जो है सुलझाए जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको आपका चार्टर बताता है। चार्टर इज सिंपली अ डॉक्यूमेंट जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चार्टर मतलब सिंपली एक डॉक्यूमेंट रहता है जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कि कंपनी चलानी कैसी है। ठीक है, तो कंपनी के पास सारी वो प्रॉपर्टीज आती हैं जो आपके चार्टर में लिखी हुई है। तो आप ये आगे डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, मैं क्लियर हुआ गया? चार्टर का मतलब सिंपली एक डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आगे जाके किस तरीके से काम करना है। ठीक है, देखो देन एक और आपको प्रोफेसर की यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है ना, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनी, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate entity with perpetual succession and common seal. So this definition sums up the meaning of features succinctly, मतलब very briefly, clearly। तो हमने भी मतलब यहाँ पर भी सेम ही कहा है ना, हमने भी यहाँ पर सेम ही कहा। हमने यहाँ पर क्या बोला कि ये कंपनी जो है क्रिएटेड बाय लॉ है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब परपेचुअल सक्सेशन मतलब परपेचुअल सक्सेशन मतलब निरंतर चलती ही जाएगी, है ना। परपेचुअल सक्सेशन मतलब निरंतर हमेशा हमेशा चलती ही जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज अ परपेचुअल सक्सेशन। मतलब ये तो हमने देखो पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में पढ़ा था। तो पार्टनरशिप फर्म में भी परपेचुअल सक्सेशन होता है क्या? मुझे बताइए, और मुझे बताइए पार्टनरशिप फर्म में भी परपेचुअल सक्सेशन होता है क्या? अगर सारे पार्टनर्स मर गए तो क्या पार्टनरशिप फर्म फिर भी चलती है क्या? नहीं, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो पार्टनरशिप फर्म में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। एलएलपी में है क्या? एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन था कि नहीं? याद करो, वैभवी के लिए नहीं था, है ना। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन था कि नहीं बताइए? था ना, पॉइंट लिखा हुआ था ना, है ना। एलएलपी में होता है, वहां पर भी लिखा हुआ था कि अगर है ना सारे के सारे पार्टनर्स मर भी जाते हैं या कुछ हो भी जाता है फिर भी एनसीएलटी उनको संभाल लेता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो संभाल लेता है और वो किसी प्रोसेस से यहाँ पर नए पार्टनर्स को अपॉइंट करके देगा। तो वहां पर परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनीज में भी परपेचुअल सक्सेशन होता है। अभी कल जाके रिलायंस की पूरी फैमिली अगर उड़ गई समझो, है ना, अगर रिलायंस की पूरी फैमिली उड़ गई तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी? है ना, मुझे बताओ कि क्या रिलायंस जो है इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है ना। इतने शेयर होल्डर्स हम तो बैठेंगे ना, हम खुद ही डायरेक्टर बन जाएंगे, उसमें क्या है? मतलब कुछ ना कुछ तरीका वहां पर निकाल लेंगे। तो कंपनी में भी परपेचुअल सक्सेशन होती है। तो ये यहाँ पर दो कवियों के नाम लिखे, है ना, एक है चीफ जस्टिस मार्शल और दूसरे कवि का नाम था प्रोफेसर हेनी। अब ये समझो कि आपको सिर्फ नॉलेज के लिए दिया था, एग्जाम में ये एक और डेफिनेशन दिए तो अपन सबसे प्रिसाइज यही वाले लिखेंगे। ओके, जो अपना कंपनीज एक्ट जो डेफिनेशन देता है ना अपन वो लिखेंगे। ठीक है, बाहर वाले क्या बोल रहे हैं अपने को मतलब नहीं है, अपन ने वो सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया। तो एज पर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो आपको ये अंदाजा होगा ही कि जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसका सेक्शन नंबर 2 जनरली आपको डेफिनेशंस बताता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि जनरली आपको सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशंस बताता है। सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है बताओ? किसी भी कानून का सेक्शन नंबर 1 आपको क्या बताएगा? हाँ, किसी भी कानून का सेक्शन नंबर 1 आपको क्या बताएगा बताइए? अंबानी खानदान खत्म, दिक्कत हो जाएगी ऐसे, है ना, बताइए। तो किसी भी कानून का सेक्शन नंबर 1 आपको क्या बताता है? आपके चैट्स लेट आ रही है या मुझे लेट दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अंबानी वाले अभी आ रहे हैं मुझे। चैट स्लो डाउन हो गई मुझे लग रहा है ना। नहीं, हितांशी के लिए दोनों नहीं पूछेगा, ऐसे नहीं पूछता है ना। फाउंडेशन में ऐसे नहीं पूछता है कि प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन बताओ, जस्टिस मार्शल की बताओ, वो गया 11वीं 12वीं का जमाना गया, है ना। अभी पूछेगा एक्सप्लेन, है ना, गिव द डेफिनेशन ऑफ, है ना, या फिर डिफाइन कंपनीज,
है ना, उस तरीके से आपको फिर यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है अपने हिसाब से। ठीक है, यस, वेरी गुड। तो सेक्शन नंबर 1 आपको क्या बताता है ना, सेक्शन नंबर 1 आपको यहाँ पर बताएगा कि आपकी जो कंपनी है ना, आपका जो भी एक्ट है ना, उसका नाम क्या है, वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, पूरी इंडिया पर होता है कि नहीं होता है, एंड कब से लागू होता है, किस तारीख से उसको इफेक्टिव किया जाएगा, सेक्शन नंबर 1 बताएगा। सेक्शन नंबर 2 आपको डेफिनेशन बताएगा, और 3 4 है ना आगे की अपने अपने हिसाब से कहानी बता सकते हैं, लेकिन जनरली ये दोनों चीजें जो है ये आपकी होती हैं कॉमन, है ना। सुनिएगा, फोकस करिएगा, है ना, फोकस करिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सेक्शन 220 है ना, सेक्शन 220 जो है ये आपको क्या बता रहा है ना, दिस डिफाइंस द टर्म कंपनी। तो अब ये वाली डेफिनेशन याद रखना, ऊपर वाली मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेफिनेशन लिखा गया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड मतलब बनी हुई है, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल सी डेफिनेशन है ना, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है ना, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, और यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। मतलब कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में आके बनी है या फिर पुराने वाले में आके बनी है। ठीक है, कंपनीज एक्ट मतलब कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब रजिस्टर हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013, या पुराना वाला लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 1956। क्लियर है, समझ आया। चलिए, तो अब ये क्या कहते हैं, as we shall progress the meaning of the company will be understood by the students in the following manner। फीचर्स ऑफ अ कंपनी है ना, फीचर्स ऑफ अ कंपनी आपको बहुत डिटेल में बताया गया है, और उसमें काफी सारे पॉइंट्स आपको ना ऑलरेडी पता है। तो जो नया नया आपको मुद्दा स्टार्ट होगा वो आपका होगा कॉर्पोरेट विल थियरी से, है ना। कॉर्पोरेट विल मतलब होता है पर्दा, है ना, पर्दा उठा के देखना पड़ता है ना। चलिए सुनिए, है ना, तो यहाँ पर आपको कहा गया है, सात्विका क्या बोल रही है ना, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी एक बार है ना ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। लीगली सेपरेट फ्रॉम दी मेंबर्स, जो भी मैंने आपको बताया है ना, शेयर होल्डर्स अलग हैं और ये अलग है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब चलती जाएगी कंपनी। सो चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। तो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आ सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा हमेशा चलती रहेगी। ओके, देन लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, है ना, वहां से है ना, दोनों की लाइबिलिटी अलग अलग मानी जाती है। देन मतलब मैंने अगर कुछ कर्म कांड किए, उसके लिए कंपनी थोड़ी पैसा देगी। अगर मैंने 2 करोड़ का लोन लिया और मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, है ना, तो क्या रिलायंस पैसा देगा क्या? नहीं ना, है ना, परफेक्ट। है ना, नहीं, मैं स्किप नहीं कराऊंगा, एक बार तो रीड करवाऊंगा, है ना, भले मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो जल्दी जल्दी कराऊंगा, लेकिन अभी एक बार तो अपने को पढ़ना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें यहाँ पर, क्योंकि है ना नई नहीं होती है। एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ ने बनाया है ना, हमने नहीं बनाया। तो हम बोलेंगे हम एक कंपनी बना देते हैं, नहीं चलेगा। आरओसी को बोलना पड़ेगा कि भाई कंपनी बना के दो, एक सर्टिफिकेट में लिख के दो। ओके, नबीला कह रही कंपनी स्यू कैसे कर सकती है। कंपनी कैसे स्यू करेगी मतलब उसके बिहाफ पर डायरेक्टर स्यू करेंगे। मुकेश अंबानी जाएंगे और बोलेंगे कि रिलायंस कंपनी के बिहाफ पर मैं ये केस कर रहा हूं हर्ष अग्रवाल के ऊपर, ऐसा। ठीक है ना। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन में कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली। कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, मतलब लोग तो चाहिए चाहिए, साइन वाइन कैसे करेंगे। देन कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, एंड कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। सही है, एकदम परफेक्ट कि नहीं, बताइए। है ना, चलिए बताइए। तो ये तो एकदम आपको है ना बेसिक बेसिक मुद्दा दिया गया है। मैंने यूट्यूब पे कल डलेगा, इसकी जो रिकॉर्डिंग है अब कल भी नहीं परसों डलेगी, है ना, क्योंकि अभी स्टाफ तो अवेलेबल होगा नहीं, तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपको परसों। चलिए, है ना, नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है ना इसके फीचर। तो सबसे पहले क्या बोला है, सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना, इसको एक बार फटाफट से रीड करो, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी।
है ना, इसको फटाफट से एक बार क्विकली रीड करो। है ना, देखो इसमें भाई नया है या पुराना है या क्या है ना, एक बार क्विकली रीड करना। आपने मतलब पढ़ा क्या आपने बताइए। डन 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 डन। हाँ सुनिए, तो फोकस करिएगा, एक ही मिनट। है ना, फोकस करिएगा प्लीज। है ना, तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सो there are distinctive features in different forms of organization, and the most striking feature, मतलब जो एकदम अलग फीचर है with other forms, is that it acquires a unique character of being a separate legal entity. Same, है ना, मेंबर्स और डायरेक्टर्स अलग है और कंपनी जो है वो अलग है। ओके, देन नेक्स्ट बोला है, इन अदर वर्ड्स व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लॉथेड विद अ लीगल पर्सनैलिटी। कंपनी को जब आप रजिस्टर करवा लेते हो, बेसिकली बना लेते हो, तो वो कपड़े पहन लेती है किसकी, सेपरेट लीगल एंटिटी की। मतलब उसका एक सेपरेट यहाँ पर जो है दर्जा हो जाता है, सेपरेट नाम हो जाता है। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज ए ह्यूमन बीइंग। ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सारे नहीं होते। कंपनी की शादी वादी आप डाइवोर्स और बच्चे नहीं करा सकते हो, मतलब वो सब जो है पावर सिर्फ आपके पास है। देन इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, घुमा फिरा के वही भी बोला है। A company can have property, bank account, loans, liabilities and enter into contracts. तो एक कंपनी सारी की सारी बातें जो है वो, है ना, कर सकती है। ना, ज्ञानेश्वर कहाँ फोकस कर रहा है बताओ। है ना, चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा है ना, हमने यहाँ पर क्या कहा है कि कंपनी की प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक अकाउंट हो सकते हैं, लोन्स वो ले सकते हैं, लाइबिलिटीज वगैरह कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें। परफेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट, आपको बोल के रखा है कि इट इज एट लॉ a person which is different from the subscribers to the memorandum of association. Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा रहता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंपनी का एड्रेस क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी बनाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल समझो मैंने और प्रगति ने मिलकर यहाँ पर एक कंपनी बनाई, तो कंपनी में पहले हमको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें हमको बोलना पड़ेगा कि भाई हम जो है बेसिक फाउंडर है और हम यहाँ पर साइन कर रहे हैं कि देखो भाई हमने इस कंपनी का जो है सारा का सारा बनाया है, इसका नाम डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, वगैरह वगैरह। लेकिन कंपनी एक बार बन गई तो भाई फिर मैं और प्रगति अलग मेंबर है और कंपनी जो है वो अलग मेंबर है।
ठीक है। तो पहले हमने क्या बोला है पहले वाले पॉइंट में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर होते हैं, सब्सक्राइबर मतलब जिसका नाम उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर होता है। जैसे मैंने और प्रगति ने अपना नाम यहाँ पर डाला था, है ना, कंपनी बनाते टाइम, तो हम दोनों को क्या बोला जाएगा, सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम। मतलब हमने उसको सब्सक्राइब किया है, मतलब हम उसके जो है बेसिक मेंबर्स बने। ठीक है। एंड ये कंपनी जो है अलग होती है उनसे जिसने इस कंपनी को कंपोज किया है। देन even members can contract with the company, acquire right against it और incur liability to it। अब एक मेंबर जो है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसको अधिकार भी मिल सकते हैं और उसके ऊपर लाइबिलिटी भी आ सकती है। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन sue इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। कहने का मतलब क्या मैं भी कंपनी के साथ यहाँ पर समझो अगर मैंने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे तो मैं उसका शेयर होल्डर हो गया, मैं एक मेंबर हो गया। उसके अलावा भी मैं टाटा मोटर्स के साथ यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग या डीलिंग या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? अभी टाटा मोटर्स को समझो कि ऑयल लेना होता है, तो मैं टाटा मोटर्स को ऑयल सप्लाई करता हूँ, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। क्या मुझे वो अलाउड है? तो हाँ जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक मेंबर होता है, तो एज ए शेयर होल्डर तो मैं तो हुई हूँ, लेकिन कंपनी के साथ मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट भी कर ही सकता हूँ, कोई मनाही नहीं। ठीक है। A company is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name। अपने नाम पर प्रॉपर्टी वगैरह वो कर सकती है। Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of its capital and assets। Shareholders are not private or joint owners of the company's property। मैंने रिलायंस की मुकेश अंबानी का जो है समझो एक बड़ा सा मुकेश अंबानी का जो मुकेश अंबानी ने रिलायंस का एक बड़ा सा समझो कि रिलायंस स्मार्ट या रिलायंस मॉल बनवाया, रिलायंस फ्रेश बनवाया। तो मैंने कहा कि पुणे का जो रिलायंस फ्रेश है वो मेरा, क्योंकि मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। हाँ, इतने सारे रिलायंस फ्रेश है लेकिन मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मेंबर हूँ, तो उसका रिलायंस फ्रेश रिलायंस स्मार्ट एक मेरा हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। शेयर होल्डर का यहाँ पर कोई भी प्राइवेट या जो है यहाँ पर जॉइंट इंटरेस्ट बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है ना। शेयर होल्डर का कोई भी यहाँ पर प्राइवेट या फिर जॉइंट इंटरेस्ट बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। जो भी होता है वो सारा का सारा, है ना, जो भी होता है यहाँ पर वो सारा का सारा आपकी कंपनी का ही होता है। तो इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी जो अपने मेंबर से अलग है ना। उसके पास ऑलमोस्ट सेम राइट्स है ना, वो जो एक नॉर्मल पर्सन के पास होते हैं, है ना। वहां पर ही क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, कंपनी केस कर सकती है, बैंक अकाउंट हो सकता है, सारी की सारी चीजें पॉसिबल है। परफेक्ट। देन यहाँ पर आपको एक केस लॉ वगैरह दिया था, है ना, मकौरा वर्सेस नदन एश्योरेंस कंपनी। तो इसको अपन जो है कल कवर अप करेंगे, है ना। इसको जो है अपन कल कवर अप करेंगे। आप चाहे तो इसको एक बार केस लॉ को रीड करके आ जाना, क्योंकि एलएलपी में कोई केस लॉ नहीं था। कंपनीज एक्ट में आपका पहला पहला केस लॉ आपकी नजरों के सामने है। ओके। तो इसको आप क्या करेंगे, रीड करके आएंगे। बाकी इसको मैं अपलोड करवा दूंगा मोस्टली, या परसों ही होगा, मंडे को ही होगा। तो जिन बच्चों ने अभी लाइव नहीं देखा है वो मंडे को इसको देख पाएंगे। और बाकी कल आपका ऑफ रहेगा, मंडे को हम लोग मिलेंगे और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। एकदम परफेक्ट है, एकदम क्लियर है, क्या बताइए, है ना, समझ आई क्या बात है ना। ओके। चलो, तो भाई अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिए अपना। बहुत दिनों के बाद ये चेहरे देखें, है ना। मुझे लग रहा है कि अब जो आपको हर हफ्ते में कम से कम एक मुलाकात तो आपसे करनी पड़ेगी, है ना, चेहरे याद रहेंगे। चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, है ना। और प्लीज इतना जो है पढ़ के आना, है ना। चलिए बाय।